नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी हब पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आप सबसे पहले हमारी क्लास से अटेंड कर पाएँ। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कक्षा 10 की गणित की जो बुक है उसका 13वां अध्याय चल रहा था, जो हमारा कंप्लीट हो गया। जो नए बच्चे हैं वो अगर 13वां अध्याय पढ़ना चाहते हैं या उसकी क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से 13वां अध्याय है वो पढ़ सकते हैं। आज हम 12वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जीरो से लेके हाई तक। एक बार मैं इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप लोगों की मांग थी कि मैं 12वां अध्याय सोल्व कराऊं, तो 12वां अध्याय है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छी तरह से एकदम एनर्जी के साथ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा 12वां अध्याय, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो लॉकडाउन का जो खाली समय है उसका हम अच्छी तरह से फ़ायदा उठाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखो क्या है, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वृत्त। आज की क्लास में केवल मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा जो आपको आगे काम आएगी, पूरे अध्याय में काम आएगी। देखो वृत्त क्या होता है। वृत्त की परिभाषा क्या होती है कि समतल, समतल का मतलब होता है एक तल, ठीक है। द्विमीय तल, द्विमीय का जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। समतल में क्या होता है, एक बिंदु जिससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। देखो, समतल में स्थित एक बिंदु जिससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को अनंत बिंदु, इन बिंदुओं के बिंदु, ये जो पथ बनेगा इसको क्या कहते हैं, वो वृत्त कहते हैं। समझ में आया? वृत्त किसको कहते हैं? अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ध्यान दो, अपनी नोटबुक में लिख लो कि समतल में स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को, समतल में स्थित बिंदु से समान दूरी पर, ये जो दूरी है ये सारी क्या है, समान। अगर हम प्रकार से बनाएंगे तो बराबर आती है। तो इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को, ये पथ बन जाता है, बिंदुओं का एक पथ बन जाता है। इस बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त की परिभाषा आपको समझ में आ गई। और जो स्थिर बिंदु होता है उस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। हम सारे जानते हैं इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इस क्लास में मैं केवल आपको वृत्त की जो बेसिक जानकारी वो देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। उस बिंदु से, जो निश्चित बिंदु है, उस बिंदु से बिंदु पथ जो बनता है उसको बोलते हैं परिधि। इस बिंदु पथ को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। केंद्र सहित जो बिंदु पथ है इसको तो क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, जिसमें केंद्र भी शामिल होता है। और ये जो बिंदुओं का पथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। और केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता दूं, त्रिज्या सारे जानते हैं, ठीक है। और देखो, त्रिज्या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है, और इसको मैं दूसरी तरफ अगर वृत्त के अंदर ही बढ़ा दूं, बाहर नहीं निकलना, वृत्त के अंदर, तो ये जो रेखाखंड बनता है इसको बोलते हैं व्यास, और ये होता है त्रिज्या का दुगुना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है। और देखो, कोई रेखा जो वृत्त को काट रही है दो बिंदुओं पर, एक ये बिंदु है और ये एक बिंदु है। एक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदु पर काटती है, उसको छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई रेखाखंड वृत्त को आंतरिक भाग में दो बिंदुओं पर काटती है, केवल वृत्त के अंदर अंदर, बाहर नहीं निकलती है, वृत्त के अंदर दो बिंदुओं पर काटती है, उसको बोलते हैं वृत्त की जीवा। क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर ही काटती है, वृत्त की
परिधि पर केवल एक बिंदु पर ही काटती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ये वर्त के कुछ भाग है जो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे और जिनकी परिभाषा आपको चाहिए वो परिभाषा जो मैंने बोला है वो आप श्रुतुल्य के रूप में आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इन्हीं पर बेस थोड़ी चीज़ें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। और जिन बच्चों ने 13वां अध्याय अटेंड किया है उनको पता है कि मैंने कुछ परिमेय भी करवाई है वर्त के ऊपर, जो आप 13वें अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। एक देखो क्या है, जैसे मान लो ये कोई वर्त है और ये इस पर जीवा है। परिधि से अगर हम केंद्र की ओर जाएंगे तो जीवा की लंबाई बढ़ेगी। जैसे मान लो कि इसकी लंबाई है, एक इसकी लंबाई है, तो निश्चित है कि इससे इसकी अधिक है। और अगर मैं केंद्र की तरफ जाऊंगा तो और अधिक हो जाएगी, और जीवा की लंबाई बढ़ गई, और जाऊंगा तो और बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो केंद्र से गुजरती है। सबसे बड़ी जीवा होती है वो कहाँ से गुजरती है? केंद्र से गुजरती है। और केंद्र से जो जीवा गुजरती है उसी का नाम क्या होता है? व्यास होता है। उसी का नाम क्या होता है? व्यास। तो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट थे वो वर्त के कुछ पार्ट है जो आपको याद रखने योग्य हैं। और आज हम 12.1 को शुरू कर लेते हैं। तो 12.1 को शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें और आती है। एक वर्ड आता है चाप। चाप क्या होता है? देखो, आप अपने प्रकार में पेंसिल डाल के और उस प्रकार के स्थिर बिंदु को स्थिर करके और ऐसे अगर आप उसको घुमाएंगे तो ये जो पार्ट बन रहा है इसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ठीक है, और अगर आप उसको रख के इसको पार्टों के रूप में घुमाते जाएंगे तो पूरा एक क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त क्या है? चापों का मतलब चापों को जब एक जगह करेंगे, एक प्रकार के चापों को जब एक जगह करेंगे तो उससे क्या बनने वाला है? वर्त बनता है। यानी वर्त किन से बनता है? चाप के द्वारा बनता है। ठीक है, अब चाप क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये वर्त है, मैं इतना भाग अलग कर दूं तो ये दो चाप होगी, एक तो ये चाप और एक ये चाप। जैसे इसको मैं अलग कर दूं इतने को, ये ए बी, तो एक छोटा चाप हो गया और एक बड़ा चाप हो गया। इसको बोलते हैं लघु चाप, लघु चाप। और इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप यानी बड़ा चाप। ठीक है, चाप की लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक चाप होता है, अगर एक चाप काट दूं मैं अलग कर दूं तो वर्त के दो भाग हो जाते हैं, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो ये वर्त है और ये इसका व्यास है, और व्यास के सिरों से अगर मैं चाप को अलग कर दूं, यहां से इस चाप को मैं अलग कर दूं, कहां से? व्यास के सिरों से, तो ये जो चाप होता है ये क्या हो जाता है? अर्धवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त। ठीक है, तो ये वृत्त की कुछ बेसिक चीज़ें थी। और 12.1 है वो छोटे छोटे जो भाग दे रखे हैं जिसमें सत्य असत्य बताना है, जो वर्त की छोटी छोटी डिटेल्स है वो हम पढ़ेंगे। ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो आप अपनी नोटबुक में 12.1 अध्याय निकाल लीजिए। क्या दे रखा है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है? खाली स्थान भरिए। कुछ खाली रिक्त स्थान दे रखे हैं वो आपको भरने। पहला क्या दे रखा है कि वर्त का केंद्र वर्त के, अब आगे क्वेश्चन में दे रहे बहिर्भाग में या अभ्यंतर। वर्त होता है उसमें जो वर्त का केंद्र होता है बहिर्भाग में, बहिर्भाग का मतलब वर्त से बाहर या अभ्यंतर यानी वर्त के अंदर होता है। तो हम सारे जानते हैं कि केंद्र तो कहाँ होता है? वर्त की परिधि में या वर्त के अंदर ही होता है। तो इसमें आएगा अभ्यंतर। क्या आएगा इसमें कि जो पहला है उस यानी कि वर्त का केंद्र होता है वो वर्त के क्या होता है? अभ्यंतर होता है। अभ्यंतर का मतलब वर्त के अंदर होता है। ठीक है, ये सारे जानते हैं हम। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वर्त के खाली स्थान में स्थित होता है। देखो, एक बिंदु है और उस बिंदु की दूरी
केंद्र से त्रिज्या से अधिक है। अब देखो केंद्र से त्रिज्या तो कितनी होती है, परिधि तक होती है, और उस बिंदु की दूरी केंद्र से क्या है कि त्रिज्या से अधिक है। त्रिज्या का अधिक का मतलब है कि त्रिज्या से तो वो बाहर की तरफ है, तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा। ध्यान से पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। एक बिंदु है जिसकी केंद्र से दूरी, ये केंद्र है, इससे दूरी त्रिज्या से अधिक है, त्रिज्या मान लो 5 है तो ये 5 से अधिक है, तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा, ये तो कह रहा ना। तो वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है, तो बहिर्भाग में या अभ्यंतर। बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर, बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। तो निश्चित है ये बिंदु कहाँ होगा, बहिर्भाग में होगा। कहाँ होगा, बहिर्भाग में होगा, बाहर होगा। तो दूसरे खालिस्तान में क्या आएगा, बहिर्भाग। क्या आएगा, बहिर्भाग, यानी बाहर स्थित होगा अगर इसकी दूरी केंद्र से त्रिज्या से अधिक है। अगर मान लो कि इसमें यह आ जाए कि एक ऐसा बिंदु जो जिसकी दूरी केंद्र से त्रिज्या से कम है, त्रिज्या से कम मतलब त्रिज्या इतनी, तो इससे तो कम होगा, इससे कम होगा मतलब या यहाँ होगा, यहाँ कहीं पर, ऐसे कहीं पर हो सकता है, तो वो कहाँ होता है, अगर त्रिज्या से कम होता है तो वो कहाँ होगा, अभ्यंतर होगा, यानी वृत्त के अंदर होगा। तीसरा खालिस्तान क्या कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की खालिस्तान होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अभी मैंने आपको बताया हाँ कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो हमेशा केंद्र से गुजरती है, और जो केंद्र से जीवा गुजरती है वो क्या होती है, वृत्त की व्यास होती है। क्या होती है, व्यास। तो तीसरा जो खालिस्तान है उसमें क्या आएगा, व्यास। ठीक है। चौथा, एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप की बात हो रही है, एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। देखो ये वृत्त है और ये इसका व्यास है। एक चाप है जिसका सिरा कहाँ पर है, व्यास के सिरे पर है, इतना। ये तो ये खालिस्तान क्या कहलाता है, अभी बताया मैंने, ये क्या होता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हो गया ना, देखो ये व्यास है तो ये इतना चाप है, ये क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। तो चौथे खालिस्तान में क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त। ठीक है। उसके बाद में आता है पांचवा, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे खालिस्तान भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त होता है वो ये जो समतल है इसको कितने भागों में बांटता है, ये वृत्त है। तो ये इसको 3 भागों में बांटता है। कौन कौन से भाग, एक तो बाहर का भाग हो गया, एक अंदर का भाग हो गया, एक केंद्र वाला भाग हो गया। ठीक है। तो ये 3 भागों में बांटता है। ये चीज़ें आपको याद भी रखनी। ये नहीं है कि आप नोटबुक में खालिस्तान भर लिया और अपनी नोटबुक है वो अपने सर से चेक करवा दी, ऐसे नहीं होता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये वृत्त के छोटे छोटे जो गुण हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है वो है सत्य असत्य लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न उसमें सत्य असत्य बताना और आप अपना जो उत्तर है उसका कारण भी लिखना है। सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, इसका कारण भी लिखना है। दूसरा प्रश्न छोटी सी प्रश्नावली है, कुछ वृत्त के जो बेसिक चीज़ें वो दे रखी है। देखो पहला जो कथन है वो क्या दे रखा है कि केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, देखो जैसे मान लो ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाना। वृत्त पर कहीं पर भी कोई बिंदु स्थित है तो उसको अगर मिलाएंगे तो वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य। हम सारे जानते हैं कि केंद्र को वृत्त की परिधि से किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो पहला जो है वो सत्य है। और इसका कारण क्या लिखेंगे, इस कथन, ये जो कथन है यही इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है। एक वृत्त है उसमें ये क्या कह रहा है कि समान लंबाई के, समान चाप की लंबाइयों के जीवाएं होती है। समान चाप का मतलब है कि एक चाप है जिसकी ये दूरी है, ये इसकी जीवा है, ये जीवा है। तो इसका कहने का मतलब ये कह रहा है कि जितनी भी जीवाएं होती है वो लंबाई में समान होती है। तो ये बात क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। असत्य क्यों है, क्योंकि जीवा में कोई सी लंबाई की जीवा केंद्र जो वृत्त जो होता है उसमें कितनी, कोई सी लंबाई की जीवा हो सकती है, छोटी बड़ी। अधिकतम कौन सी होगी, जो व्यास के बराबर होती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो एक वृत्त में छोटी या बड़ी कई जीवाएं हो सकती है, अनंत जीवाएं होती है। तो ये असत्य है। इसका कारण क्या लिखेंगे कि एक वृत्त में
असमान लंबाई की जीवाएं होती है। इसका कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि वृत्त में अनेक असमान लंबाई की जीवाएं होती है। 3 नंबर समझ में आ गया। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी अध्याय निकालते हैं, उसका जो पहला चैप्टर है ना वो सही ढंग से पढ़ते नहीं कि ये तो आता है, ये तो इसमें तो खालिस्तान भरना है, ये इसमें तो सत्य असत्य करना है। ये सत्य असत्य या खालिस्तान भरने से नहीं होता, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आगे के जो चैप्टर वो समझ में आएंगे, तो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। 3 नंबर देखो कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखो एक वृत्त है और उसको बराबर 3 चापों में बांट दिया। देखो जितना ये है उतना ही ये भाग है और उतना ही ये, यानी ये तीनों चाप बराबर है। तो प्रत्येक जो भाग है वो क्या होता है? दीर्घ चाप कहलाता है। यानी ये चाप या ये चाप या ये चाप दीर्घ चाप है। ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। क्यों? क्योंकि दीर्घ चाप या लघु चाप तभी होता है जब एक चाप, यहाँ पर चाप कितने हैं? 3 चाप की बात हो रही है। ठीक है। 3 बराबर चाप में अगर 2 चाप होते हैं, एक तो ये चाप और एक ये चाप, तो ये लघु चाप हो जाता है और ये दीर्घ चाप हो जाता है। अगर 3 हो गए तो तीनों चाप क्या होंगे? उसमें न तो लघु होगा न दीर्घ होगा, वो तीनों तो समान होंगे। पहली बात बता रहा प्रश्न में, तीनों बराबर चाप में बांट दे। बराबर तीनों चाप क्या दोनों तीनों बराबर है तो उसको हम बड़ा छोटा नहीं कह सकते। अगर 2 चाप है दोनों भी बराबर है तो भी हम लघु और दीर्घ नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये क्या है? असत्य है। क्योंकि तीनों चापों की लंबाइयां समान है, तो हम किसी को लघु या किसी को दीर्घ नहीं कह सकते। समझ में आ गया ना। देखो जैसे मान लो कि इसके 3 भाग कर दिया हमने, तो हम न तो इसको लघु कह सकते हैं, न इसको कह सकते हैं, न इसको कह सकते हैं। न तो हम लघु कह सकते हैं न हम दीर्घ कह सकते हैं। तीनों बराबर है। लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो तीनों बराबर है, तो इसमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होगा? क्लियर हुआ? ठीक है। चलो आगे देखो। चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो वृत्त का व्यास है। अच्छी बात है। वृत्त की एक जीवा है, ठीक है, और वो क्या है? त्रिज्या से दुगुनी है। तो अभी मैंने आपको नोट करवाया था, बताया था कि जीवा सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। तो चौथा है वो क्या है? सत्य है। क्योंकि कारण क्या लिखेंगे? सत्य क्यों है? क्योंकि त्रिज्या से व्यास दुगुना होता है। और ये प्रश्न में कह रहा है तो ये चीज़ क्या है? सत्य होगी। हेलो दोस्तों, कुछ पार्ट देखो इस अध्याय का जो वीडियो शूट हो रहा था उस समय कुछ इश्यूज़ के कारण कुछ भाग कट गया था। तो 4 पॉइंट हो गए थे, मैं यहाँ पर बोर्ड पर करवाता रहा और वो कुछ किसी कारण जब वीडियो एडिट हो रहा था उस समय कट गया था। तो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा देखो बोर्ड पर सोल्व करवाने वाली बात है नहीं। 4 पॉइंट हमारे हो गए थे। 5वां पॉइंट देखो क्या है कि वृत्त एक समतलीय आकृति है। सत्य बात है कि वृत्त है वो एक समतलीय आकृति। समतलीय आकृति मतलब एक समतल पर जिसमें 2 विमा होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये बात सही है कि वृत्त एक समतलीय आकृति है। तो 5वां जो हमारा कथन है वो भी सही है। इसका कारण है वो क्या हो जाएगा? ये कथनी हो जाएगा। ठीक है। 6ठा देखो, 6ठा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं एक व्यास कहलाता है। ये कथन असत्य है। यानी 6ठा कथन क्या है आपका? असत्य है। इसका कारण क्या हो जाएगा? देखो कि ये जो 6ठा कथन है ना, ये सरासर पूरा का पूरा वृत्त की परिभाषा है। बस गड़बड़ कहाँ हो गई है कि जो व्यास है ना, ये व्यास की जगह बस वृत्त कर देना है, बाकी सही है। तो ये कथन असत्य है। वो व्यास नहीं होता है, वो क्या होता है? वृत्त होता है। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है कि एक जो बिंदु होता है, देखो बिंदुओं का बिंदु पथ, एक समतल में बिंदुओं का समूह या समूह मान लो, बिंदुओं का समूह है, एक निश्चित बिंदु से अचर दूरियों पर है, तो वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और ये कथन में क्या कह रहा है कि वो व्यास होता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, असत्य है। और इसका कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि लिखे, और इसमें आप पूरा कथन लिख के और व्यास की जगह क्या कर देना? वृत्त कर देना, बाकी सही है। ये वृत्त की परिभाषा आप याद कर लेना। ठीक है।
7वां पॉइंट क्या था, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। गलत बात है कि जिस पर केंद्र स्थित होता है और जीवा होती है ना, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जिसको हम व्यास कहते हैं, और ये क्या कह रहा है कि वो त्रिज्या कहलाती है, तो ये कथन भी गलत है। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे कि असत्य कथन है, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है व्यास कहलाती है। ठीक है ना, सबसे बड़ी जीवा भी व्यास ही होती है। तो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि जो 12.1 है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसमें केवल वर्ड की बेसिक चीज़ें दे रखी है हमें, जो हमें आनी चाहिए। आगे हम जो चैप्टर शुरू करने जाएंगे 12.2, उसमें कुछ प्रमेय हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो मॉर्निंग टाइम अगर हम सोल्व करें तो हमारा जो मस्तिष्क है उसके लिए एक एक्सरसाइज का काम करेंगे। इसलिए मैंने रेखा गणित को पहले चूज़ किया, और आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप 12वां अध्याय शुरू करें, तो मैं 12वां अध्याय ही शुरू करने जा रहा हूँ। तो वैसे शुरू कर दिया आज, और आगे हम इसकी क्लास हैं वो कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो आपको किसी न्यूज़ के या फेक न्यूज़ के चक्कर में नहीं रहना। एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी इसको छोड़ो, आप अपनी पढ़ाई है वो सतत रूप से करते रहो। अपनी नोटबुक रखो, उस पर डेट लिखो, और डेट वाइज आप अपनी जो स्टडी करते हैं पूरे दिन की वो लिखते रहो, ताकि आप जब भी परीक्षा होगी तब आप अपना जो 100% है वो अपनी एग्ज़ाम को दे पाओ। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। 9587940471 आपको नंबर मेरे दे रखे हैं। और वैसे स्टूडेंट्स के लिए अलग से व्हाट्सअप बना रखा है, नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये नंबर, ये कट गया, ये नंबर, इस नंबर पर स्टूडेंट्स के लिए अलग से व्हाट्सअप बनाया हुआ है। आप अपनी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और जो भी आपको पढ़ाई से संबंधित मटेरियल चाहिए वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट करना, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज का जो सेशन था थोड़ा सा कट गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ आपसे रूबरू हो जाऊं अलग तरीके से, और ये जो 2-3 पॉइंट बच गए थे वो भी करवा दूं। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।